आज हमें करनी है गैगनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो गैगने की जो हायरार्की है, हायरार्की का मतलब है कि इसके अंदर 8 स्टेप बाय स्टेप है कि पहले सिंपल से सिंपल चलते चलते ऊपर जो एट वहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे ऊपर, ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपल से चलते चलते कॉम्प्लेक्स। तो जैसे सबसे पहले सिग्नल लर्निंग है और सबसे लास्ट में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। जो सिंपल सिग्नल लर्निंग है और 1 से लेकर के 2, 3, 4 यहाँ तक ये हैं, ये चारों हैं। ये आते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट के अंदर। और जो ये बाकी के आगे के 4 हैं, ये आते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट में। यानी कि जो सिग्नल लर्निंग है, एसआर लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग और वर्बल लर्निंग, ये चारों बिहेवियरल में आते हैं। और ऊपर वाले जो 4 हैं, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये चारों आते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट में। तो अब इनको देखते हैं ये क्या है, एक एक करके। ये एक तरीके से ये सारे लर्निंग के टाइप्स हैं जो दिए गए हैं सीरीज में। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग में क्या होता है, सिंपल कोई भी सिग्नल दिखा के और फिर जिसके जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कोई जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर सिग्नल देख के हम समझ जाते हैं, जैसे रेड लाइट है तो हम रुक जाएंगे। इस तरीके से ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। इसके अंदर ये सबसे नीचे आता है, सबसे पहले। तो सबसे पहले है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। और इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? पैवलोव। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने सिग्नल लर्निंग को सबसे पहले किया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में कभी, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, जिसमें इन्होंने डॉग को ट्रेन किया था। उसको उसको कंडीशन किया था जिसके अंदर कि डॉग नॉर्मली क्या करता है, वो मीट को देख के उसको लार आती है डॉग को। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जैसे ही मीट देने से पहले, जैसे ही डॉग को भूख लगती तो उसको मीट देने से पहले उन्होंने क्या किया, बैल बजाना शुरू कर दिया। कि जैसे ही उसको इस तरीके से बार बार इसको रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया। फिर ऐसा करने से क्या हुआ कि अब डॉग में ये कंडीशनिंग हो गई कि जैसे ही बैल बजेगी उसको लार आने लग जाएगी। ये क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने थ्योरी दी थी, कि इन्होंने पैवलोव ने, और वहीं से सिग्नल लर्निंग आया है। इन दिस द एनिमल और इंडिविजुअल एक्वायर्स अ कंडीशनड रिस्पॉन्स टू अ गिवन सिग्नल। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हुआ था कि कोई भी इंडिविजुअल होता है, वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं, उनको बोला कि उनको हमने कोई भी ऑर्डर दिया या कुछ भी हमने उनको जैसे सिग्नल का इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रेड लाइट सिग्नल है, तो इसको देखते ही हम क्या कंडीशन है कि हम रुक जाते हैं। पीपल स्टॉप देयर व्हीकल्स। हेयर सिग्नल इज रेड लाइट और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है कि पीपल स्टॉप देयर व्हीकल्स। सिग्नल लर्निंग के बाद अगला आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये स्किनर ने दिया था। इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी। ये जो एक थ्योरी थी ऑपरेंड कंडीशनिंग, ये थ्योरी स्किनर ने दी थी। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसी से ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग आया। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी सीखता है ना, तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड, ये इन दो चीज़ों से लर्निंग दी जाती है, जिसमें वो इन्होंने बताया था, स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू ये दिखाया था। इसमें क्या होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में, कि कोई भी स्टिमुलस मिलता है, कोई भी उत्तेजना
होती है और उसके प्रति प्रतिक्रिया फिर देते हैं। तो ये इसके अंदर होता है, जैसे कि टीचर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी स्टूडेंट्स को हाथ खड़ा करने के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग का एग्जांपल है। जैसे कोई डॉग है, उसको हमने बोला कि सिट डाउन, तो वो डॉग हमने स्टिमुलस दिया, अब वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, वो बैठ जाएगा। तो ये सिंपल है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब इस ये जो एग्जांपल देखा है, इसके अंदर स्टिमुलस है कि टीचर इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, ये स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या है कि स्टूडेंट्स अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के बाद अभी तक हुआ है सिग्नल लर्निंग, उससे नेक्स्ट आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ये सारे स्टेप बाय स्टेप हैं। उसके बाद आता है चेनिंग। चेनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स साथ में लिंक होकर के एक चेन बना देते हैं। जैसे कि हम सुबह उठे, सुबह अलार्म बजी, सुबह उठे, फिर उसके बाद अलार्म बंद करी, फिर उसके बाद ब्रश करने के बाद खाना खाया, कुछ भी इस तरीके से बहुत सारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों को लिंक करके बनाया है, चेन बन जाती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो एक स्टिमुलस होता है ना, वो अगले रिस्पॉन्स के लिए, सॉरी, जो एक रिस्पॉन्स होता है ना, वो अगले रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस का काम करता है। जैसे कि पहले हम उठे, उठने के बाद अलार्म बंद करी, तो अलार्म बंद करना, अब ये क्या, ये वैसे तो रिस्पॉन्स था उठने के बाद का, लेकिन अलार्म बंद करी, ये क्या बन जाएगा, ये स्टिमुलस बन जाएगा अगले रिस्पॉन्स के लिए। अगला रिस्पॉन्स क्या था, ब्रश करी। इस तरीके से ये ऐसे चलता रहता है। चेनिंग में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज द एबिलिटी टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली लर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स bonds into a linked sequence। तो इसमें यही होता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एक, ये जुड़ 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 के लिंक होकर के एक सीक्वेंस, एक चेन बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन अ चाइल्ड सॉ अ डॉल, इट फर्स्ट रिप्रेजेंटेड एज अ बेबी। चाइल्ड ने डॉल को देखा, उसने बेबी की तरह रिप्रेजेंट किया उसको। उसके बाद वो डॉल को ड्रेस किया, करती है, डू मेकअप टू द डॉल, वो उसका मेकअप करती है, देन फीड्स द डॉल। तो ये सारे क्या हैं, ये स्टिमुलस, रिस्पॉन्ड, और ये इस तरीके से पूरी चेन बनी हुई है। यहाँ पे द चाइल्ड कनेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ बाथिंग, फीडिंग and taking care of the doll. It watches how elders take care of the babies and recreate it when it looks at the doll. ये चेनिंग का एग्जाम्पल है। ये तीनों क्लियर है ना अभी तक आपको? अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी में तो बता देना। वर्बल एसोसिएशन में क्या होता है, वर्बल एसोसिएशन में सिंपल इसको समझते हैं कि हम इसमें जो भी किसी भी चीज का मीनिंग होता है उसको वर्बली वर्ड्स के साथ में लिंक करते हैं। इसके अंदर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हेन अ चाइल्ड नेम्स एन ऑब्जेक्ट बॉल, इट आल्सो सेज राउंड बॉल, ब्लैक एंड वाइट बॉल। मतलब कि इसके जो मीनिंग है, मतलब वो बॉल किसको बोल रहा है बच्चा, कोई भी राउंड चीज है, ब्लैक कलर की है या वाइट कलर की है, उसको देख करके उसको बस नाम दे रहा है, वर्बल एसोसिएशन कर रहा है उसके साथ। अब इसके अंदर यहाँ से देखते हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ चेनिंग इन विच द लिंक्स बिटवीन द आइटम्स बीइंग कनेक्टेड आर वर्बल इन नेचर। यहाँ पे ये देखो, जो पिछला था ये था चेनिंग, अब चेनिंग के बाद नेक्स्ट वर्बल एसोसिएशन आ रहा है, मतलब ये इससे एक स्टेप आगे है कि चेनिंग के बाद में वर्बली भी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके मीनिंग से वर्बली, उनको वर्बली नाम दे रहे हैं। Verbal association is one of the key processes in the development of language skills. Language skills के development के लिए verbal association ज़रूरी है। और this learning is a type of chaining, but the links are verbal units. ये एक तरीके की चेनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो
लिंक करते हैं वो वर्बल यूनिट्स के शब्दों के थ्रू लिंक होता है यहाँ पे। जैसे कि ये एग्जाम्पल था बोल वाला, यहाँ पे द चाइल्ड एसोसिएट्स द वर्ड बोल विद इट्स शेप और कलर के साथ। वर्बल एसोसिएशन में सिंपल कोई भी कुछ भी चीज है उसको वर्बली उसको बोलना सीख रहे हैं, नाम देना सीख रहे हैं, और उसका मीनिंग भी पता होता है साथ में। उसके बाद आता है, इससे नेक्स्ट क्या चीज आती है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदन अधिगम। डिस्क्रिमिनेशन से पता चल रहा है कि इसमें डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं दो चीजों के बीच में। दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक एप्रोप्रिएट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई दैट डिफर इन अ सिस्टमैटिक वे। इसमें समान उत्तेजनाओं की एक श्रृंखला के लिए उचित अलग अलग प्रतिक्रिया करने की क्षमता विकसित करना शामिल है, जो व्यवस्थित तरीके से भिन्न होती है। This involves the development of ability to differentiate an object by its color, shape, etc. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। When seeing loads of cars in the road, जब जैसे कार पे बहुत सारी रोड पे बहुत सारी कार्स हैं, उनमें से जब जब बच्चा ये डिफरेंशिएट करना सीखता है कि ये वाली कार है, ये वाली कार है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंदर आता है। वो सेम दिखने वाली चीजों में भी वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। हेयर these are all cars, the ability to differentiate them is discrimination learning। अब डिस्क्रिमिनेशन के बाद आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग सिंपल कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसको समझना। In learning a concept, we respond to stimuli in terms of abstract characteristic like color, shape, position, and number, as opposed to concrete physical properties like specific wavelength, particular intensities। सिंपल इसको ऐसे ही समझो कि सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, while driving a car one must start with clutch gear and then slowly release the clutch and raise the accelerator। यहाँ पे कॉमन कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट विद क्लच गियर एंड देन स्लोली रिलीज द क्लच एंड रेज द एक्सीलेटर इज बीइंग लर्न। कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग। इसके बाद कॉन्सेप्ट को हमने समझा, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद रूल लर्निंग आता है। रूल लर्निंग में क्या होता है, इसके अंदर हम उनको जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है उससे ही नेक्स्ट स्टेप है रूल लर्निंग। उस रूल को हम अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया, अब हम उनको अप्लाई करेंगे। दिस इज वेरी हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ये कौन सा, ये सेवेंथ टाइप है, ये सेवेंथ स्टेप में आता है रूल लर्निंग। This is very high level cognitive process that involves being able to learn relationship between concepts, concepts के बीच में relationship, और उन relationships को अलग अलग situations में कैसे apply करें, ये rule learning में आता है। जैसे कि टू नो व्हेन टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कॉन्सेप्ट लर्निंग में हमने पाइथागोरस को समझ लिया, थ्योरम को अच्छे से समझ लिया, पर अभी तक कॉन्सेप्ट लर्निंग में हमें ये नहीं था कि हम उसको अप्लाई करना जानते हैं। पर रूल लर्निंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलके हम उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सबसे हाईएस्ट है और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस है ये, अकॉर्डिंग टू गैगने। अब applying all the above knowledge to solve your problem and achieve all goals। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जितनी भी पूरी नॉलेज, जितनी भी जो भी नॉलेज है उस पूरी को मिला करके, सभी कॉन्सेप्ट, सभी रूल लर्निंग, सब कुछ मिला करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। गैगने हायरार्की में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।
मैम ब्लूम और गैगने, मतलब बहुत डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में। ब्लूम, हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये गैगने की हायरार्की अलग है और ब्लूम की टेक्सोनॉमी ये अलग है। ओके मैम। अच्छा, हम ये देखते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं ये। से पैडागोगी और एंड्रागोगी, ये दो चीजें हैं। पैडागोगी होता है रिलेटेड चाइल्ड लर्निंग से, और जो एंड्रागोगी होता है वो रिलेटेड होता है अडल्ट लर्निंग से। तो जो पैडागोगी होता है ना, वो एक तरीके से बच्चे को, जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, जैसे उसके लिए टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज किया जाता है। छोटे बच्चे को कुछ ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो टीचर को ही मेन रोल वहां पे निभाना पड़ेगा। पैडागोगी में क्या होता है कि लर्नर डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर। द लर्नर ओनली नीड्स टू नो वट इट टेक्स टू पास द क्लास, नोट टू अप्लाई इट टू देयर लाइव्स। जो भी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चे, वो उनको सिर्फ पढ़ना होता है, याद करना होता है, क्लास को पास करना होता है, और कुछ भी एप्लीकेशन नहीं करनी होती है नॉलेज की। The learner's experience doesn't matter, only the teachers और टेक्स्ट बुक राइटर्स, उनका एक्सपीरियंस सिर्फ मैटर करता है। Learner will be ready to learn if they want to pass the class। तो लर्नर होते हैं, अब वो सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें क्लास को पास करना होता है, इतना ही उनका मोटिवेशन होता है, इतना ही यही होता है। लर्नर्स सी देयर रोल एज एक्वायरिंग सब्जेक्ट मैटर। जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपनी भूमिका को विषय वस्तु प्राप्त करने के रूप में देखते हैं, कि उन्हें बस सिर्फ सब्जेक्ट जो है उसको ही एक्वायर करना है। अब जो लर्नर्स का यहाँ पे मोटिवेशन होता है वो पूरी तरह से एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब उनको ये होता है कि या तो उनको पनिशमेंट दे देंगे अगर वो पढ़ेंगे नहीं, या फिर अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें प्राइज दे देंगे, या कुछ अच्छा किसी तरीके की रेनफोर्समेंट उन्हें मिलेगी, इसलिए वो पढ़ाई करते हैं। ग्रेड्स एंड अप्रूवल आर ऑल दैट मैटर। पैडागोगी था ये चाइल्ड लर्निंग। उसके बाद एंड्रागोगी आता है। इसमें क्या होता है, अडल्ट लर्निंग। यहाँ पे लर्नर होते हैं, उनके पास वो उनके पास लाइफ का भी एक्सपीरियंस होता है थोड़ा, और उन्हें पता होता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं, जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए। और द लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन होता है, आत्मनिर्देशित। और adults need just in time learning so that they are learning things they can use right way। यहाँ पे जो अडल्ट होते हैं उनको समय पर सीखने की आवश्यकता होती है, ताकि वे ऐसी चीजें सीख सकें जिसका वे तुरंत उपयोग कर सकें। और क्या होता है एंड्रागोगी में, adults see the purpose of learning as acquiring information about a task or problem at hand। तो यहाँ पे क्या था, उन्हें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने से बस मतलब था, और यहाँ पे वो कोई टास्क या फिर प्रॉब्लम जो उनके सामने है उसके लिए इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। और इनका जो मोटिवेशन होता है वो इंट्रिंसिक होता है, आंतरिक। यहाँ पे जैसे वो कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, उनका मोटिवेशन बाहर की पनिशमेंट या रिवॉर्ड इनसे नहीं आता है, अंदर से उनका मोटिवेशन होता है। अगला है मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। तो ये एक तरीके से टेक्निक्स हैं टीचिंग में, इनका यूज करना चाहिए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स केयर, जो थोड़ी कम मुश्किल होती है, उससे सरल से जटिल।
और कॉम्प्लेक्स होती है। इस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए कि सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ मूव करना चाहिए। फ्रॉम नॉन टू अननॉन, जिन चीज़ों को बच्चे पहले से जानते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज उन्हें है, उससे और अज्ञात की तरफ, अननॉन की तरफ, जिसे वो नहीं जानते बिल्कुल भी, इस तरीके से मूव करना चाहिए। फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनसे और अनसीन की तरफ। और फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट जो बहुत ही ठोस है कि ये चीज़ें तो है ही है, जो बहुत ठोस है, उससे अमूर्त, जो अमूर्त चीज़ें हैं उनकी तरफ मूव करना चाहिए टीचर को। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल मतलब जैसे पहले कोई एग्जाम्पल दे दिया और फिर जनरली, जैसे कि पहले एक की बात कर दी और फिर पूरे ओवरऑल, पूरा जनरली, खास से आम तक, होल से पार्ट, संपूर्ण से अंश तक, और इनडेफिनाइट से डेफिनाइट, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना चाहिए। और फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक, एनालिसिस से सिंथेसिस तक। तो एनालिसिस में क्या होता है, जिसके अंदर किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसको एनालाइज किया जाता है। सिंथेसिस में किसी चीज़ के बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ, जिसमें कुछ बनता है, नया निकल के आता है, सिंथेसाइज। तो इस तरीके से ये मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, इन टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। अब उसके बाद आता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में, माइक्रो टीचिंग क्या होती है कि इसके अंदर एक टीचर, ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, टीचिंग स्किल्स को सीखने के लिए। माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, लर्निंग फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है कि रियल टीचिंग सिचुएशन होती है, जिसके अंदर इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग स्किल्स, स्किल्स को डेवलप करने के लिए, एंड फॉर हेल्पिंग, एंड इट हेल्प्स टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। तो एक तरीके से ये सिखाने की कला को बेहतर बनाने के लिए, उन स्किल्स को अच्छा करने के लिए, किस तरीके से और बेहतर पढ़ाएं, उसके लिए माइक्रो टीचिंग होती है। तो इसके अंदर पहले क्या करता है, टीचर पहले प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद वो टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद उन्हें फीडबैक मिलती है। अब उस फीडबैक से वो दोबारा से प्लानिंग करते हैं, रीप्लान करते हैं, और फिर से पढ़ाते हैं, फिर से उन्हें फीडबैक मिलती है। तो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है माइक्रो टीचिंग में होता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है इसके अंदर। रिफ्लेक्टिव में मतलब टीचर अपने टीचिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया, क्या चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो नहीं काम कर रही हैं, कैसे और सही किया जा सकता है, किस सुधार की ज़रूरत है, इस तरीके से। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन, आत्म अवलोकन और आत्म मूल्यांकन की प्रोसेस है ये, टीचर करते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ मीन्स ऑफ लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में क्या करते हो और क्यों किया जो किया, और थिंकिंग अबाउट इफ इट वर्क्स, अगर ये काम कर रहा है तो उसके, जो काम कर रहा है उसके बारे में सोचना, विचार करना, रिफ्लेक्ट करना। द पर्पज ऑफ डूइंग इट इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग। और क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ताकि क्वालिटी ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग की गुणवत्ता है वो अच्छी हो सके। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बाद है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड मतलब मिश्रित प्रणाली। ब्लेंडेड मतलब इसके अंदर अलग अलग तरीकों का यूज किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं हम और ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, मतलब हर जगह से, हर तरीके से, अलग अलग मीडिया के थ्रू नॉलेज ले रहे हैं, तो वो ब्लेंडेड में ही आता है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेज टू टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ पेस्ड,
जैसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, सेल्फ पेस्ड भी है, कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, और इंक्वायरी बेस्ड स्टडी, सभी का एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन होता है वो ब्लेंडेड लर्निंग में होता है। द गोल ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, इसका गोल क्या होता है? टू प्रोवाइड, ताकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो टीचिंग है, वो ज़्यादा अफिशिएंट और ज़्यादा प्रभावी हो सके, बाय कंबाइनिंग डिलीवरी मोडेलिटीज। इनको कंबाइन करने से, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, समवन कुड टेक एन ऑनलाइन कोर्स, कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहा है टू लर्न बेसिक्स ऑफ टॉपिक, किसी टॉपिक के बेसिक को सीखने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहा है, और साथ के साथ वो इन पर्सन सेमिनार्स भी अटेंड कर रहा है एक्सपर्ट्स के साथ। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग है, और उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं इससे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ये ब्लेंडेड लर्निंग में आता है, मिश्रित प्रणाली शिक्षा। इसके बाद आता है, ये कुछ बेहतर कक्षा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। जैसे अगर कोई क्लास के अंदर कोई बच्चा होता है जो थोड़ा, जिसका व्यवहार क्लास को डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब करने वाला होता है, तो टीचर को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ाते ही जा रहे, क्योंकि बच्चे भी उस टाइम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए टीचर को उस टाइम एक्शन लेना चाहिए। स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, अगर कोई बच्चा मिसबिहेवियर कर रहा है क्लास के अंदर, तो पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। और अगर ऐसे होता है कि कुछ बच्चे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनकी सीट्स को चेंज कर किया जा सकता है। और क्या दिया हुआ है? टीचर मस्ट लर्न टू अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव टू द मूड ऑफ द क्लास। अब जैसे जैसे गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, तो कुछ दिन पहले क्या होता है, बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि उनकी छुट्टियां होने वाले, और उनका पढ़ने का मूड नहीं होता है। तो अगर ऐसे में टीचर उनके ये ध्यान नहीं रखेंगे कि वो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, और बस जबरदस्ती उनको पढ़ाते जाएंगे, तो वो अच्छी अच्छे तरीके से वो खुद नहीं सीख पाएंगे, हो सकता है वो अटेंटिव ना रहें। तो इसलिए टीचर को स्टूडेंट्स के मूड का भी, उसके प्रति भी सेंसिटिव रहना चाहिए, और उसके हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। वो कुछ और हल्का फुल्का पढ़ा सकते हैं, या कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं क्लास में। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ टैकलिंग अ स्टूडेंट एज बाय गिविंग काउंसलिंग आफ्टर क्लास, और ये एक तरीका बताया गया है कि उनको क्लास के बाद में उनको काउंसलिंग करनी चाहिए उन बच्चों की। या फिर एक और दिया गया है, टॉक टू द पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन सिलेबस और एंड करिकुलम। आप में से कोई बताएगा सिलेबस और पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर होता है? मैम सिलेबस तो मतलब पूरा का पूरा बुक्स आ जाती है उसके अंदर के क्या क्या चीज़ आएगा। जी। करिकुलम शायद गिना चुना होता है, मतलब मैं गैस कर रही हूँ। अच्छा, देखिए, जो सिलेबस होता है, जैसे कि अगर कोई स्कूल है, तो सिलेबस होता है ना, वो हर क्लास का, आपने देखा है, कि हर एक क्लास में अलग होता है। नाइन्थ क्लास का अलग होगा, फिफ्थ क्लास का अलग सिलेबस होगा, सेवेंथ का अलग होगा, ट्वेल्थ का अलग होगा। हर एक क्लास का सिलेबस अलग अलग होता है। पर जो करिकुलम होता है, वो पूरे स्कूल का हम बोल सकते हैं कि एक करिकुलम होता है। तो मतलब करिकुलम एक तरीके से ब्रॉड होता है, और सिलेबस ऐसे होता है कि वो थोड़ा उसी का एक हिस्सा हो सकता है। करिकुलम कंटेन्स ऑल द सब्जेक्ट्स एंड outlines how they will be studied during the course, while कुरिकुलम मैम एक प्रोस्पेक्ट हो गया जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज का जो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इसमें बोल रहा है कि करिकुलम के अंदर सब्जेक्ट्स, आउटलाइंस,
ये सारी चीजें आती हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा कोर्स के दौरान। जबकि जो सिलेबस होता है वो डिटेल्ड वर्जन होता है किसका, एक एक सब्जेक्ट का जो उस कोर्स के अंदर है। और करिकुलम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कोर्स का कंटेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेथोडोलॉजीज क्या हैं, ये सारी चीजें आती हैं। पर सिलेबस के अंदर सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, इस क्लास में क्या पढ़ना है, इस तरीके से होता है। Curriculum contains course content, objectives, methodologies, etc. The syllabus contains a list of topics to cover and details about assignment, assessment, etc. इसके बाद आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव का सबसे इजी तरीके में बताऊं तो जो इंडक्टिव होता है उसमें हम एग्जाम्पल से और फिर थ्योरी की तरफ मूव करते हैं, और जो डिडक्टिव होता है उसमें उल्टा होता है। डिडक्टिव में थ्योरी पहले बताते हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। इंडक्टिव को देखते हैं। इंडक्टिव मेथड इज वेयर द एग्जाम्पल्स आर सर्व्ड फर्स्ट। तो पहले टीचर ने कोई भी एग्जाम्पल दे दिया कि ये ऐसे ऐसे है, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिगर आउट करते हैं कि अब इससे क्या थ्योरी है। द लर्नर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर द रूल्स आउट। इसको क्या बोलते हैं, आगमनात्मक विधि। द टीचर एक्ट्स एज गाइड। टीचर गाइड की तरह एक्ट करते हैं यहाँ पे। और जो लर्नर होते हैं वो सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एक तरीके से ये स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में हो गया। The teacher writes on the board a few examples of simple present and simple past tense। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सिर्फ समझने के लिए कि टीचर ने पहले एग्जाम्पल लिखे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस के। फिर उसके बाद टीचर क्या करते हैं, टीचर बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट डिफरेंस दे नोटिस इन द सेंटेंसेस, कि उन्हें इन दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर नजर आया। तो वो एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाना चाह रहे हैं, इसलिए वो इंडक्टिव में आता है। Finally, the teacher explains the rule for converting sentences from past to present। इसके बाद डिडक्टिव आता है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। जो टीचर सेंटर्ड था वो भी ट्रेडिशनल मेथड ही है। इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज and or grammar where rules are given by the teacher up front allowed by corresponding एग्जाम्पल्स। इसमें क्या हो रहा है, टीचर पहले रूल्स बता देते हैं। जैसे कि स्कूल टाइम में भी ऐसा याद हो आपको, कभी हुआ हो कि पहले टीचर कोई भी टेंस सिखाते थे या ग्रामर के कोई भी रूल्स बता देते थे, फिर उससे हमें एग्जाम्पल्स देते थे कि इनको इनको करके बताओ, इसका क्या होगा, कैसे होगा। तो वो मतलब रूल्स से एग्जाम्पल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, वो डिडक्टिव मेथड हो गया। दिस दैट मीन्स द लर्नर्स डू नॉट हैव मच टू डू एज द टीचर does it all from dropping the rules, giving example and then explaining the rules with reference to the example। इसमें टीचर का ही ज्यादा रोल है, बच्चों का कुछ खास रोल नहीं है। तो ये एक तरीके से हम इसको टीचर सेंटर्ड मेथड में डिडक्टिव मेथड को यूज किया जाता है। यानी कि डिडक्टिव मेथड को हम बोल सकते हैं छोटी क्लासेस में यूज कर सकते हैं इसको। दिस अप्रोच इज मेनली यूज्ड इन एल्जेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। डिडक्टिव मेथड के बाद ये दिया हुआ है, इंडक्टिव का मतलब है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, एग्जाम्पल से रूल की तरफ हम जाते हैं। और डिडक्टिव के अंदर जो जनरल रूल होता है, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी रूल, उससे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते हैं। टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में क्या अंतर होता है ये दिया हुआ है यहाँ पे। टीचिंग होता है वो किस पर फोकस करता है, नॉलेज देने और लर्निंग को फैसिलिटेट करने में, ये टीचिंग का फोकस होता है। जबकि जो ट्रेनिंग होती है उसका फोकस होता है किस पर,
कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और एबिलिटीज को डेवलप करना। नेक्स्ट है टीचिंग का। टीचिंग किस पर जोर देता है? अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने में ज्यादा ध्यान होता है इसमें, टीचिंग में। जबकि जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उनका एग्जीक्यूशन, इनकी तरफ जोर होता है। टीचिंग के अंदर इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत अलग अलग वाइड, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। जबकि जो ट्रेनिंग होती है वो जॉब रिलेटेड टास्क के लिए होती है, तो वो एक एक उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, जॉब रिलेटेड, स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड टास्क। टीचिंग के ऑफन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टेक्स्ट बुक एंड लेक्चर, जबकि ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, सिमुलेशंस होती हैं। सिमुलेशंस हमने पढ़ा था ना, जिसके अंदर रियल लाइफ सिचुएशंस को क्रिएट करके फिर लर्निंग करी जाती है, तो वो होता है प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा कौन सा है? ट्रेनिंग। और जबकि जो टीचिंग है वो जिसके अंदर थ्योरेटिकली टेक्स्ट बुक पढ़ना, लेक्चर डिलीवर करना, ये होता है। उसके बाद है, उसके बाद ये इनको देख सकते हैं आप। 21 फेब को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, और 5 फेब को शिक्षक दिवस होता है। 8 सितंबर को लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे, और 1 नवंबर को होता है नेशनल एजुकेशन डे। इतना ही था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। पैडागोगी क्या होता है? पैडागोगी और एंड्रागोगी। मैं ये टीचर पे, सेंटर्ड कह सकते पेड हैं इसको। पेडागोजी में मैडम बच्चे सीखते हैं, और एंडोगोजी में जो बड़े लोग होते हैं वो सीखते हैं, उनको सिखाया जाता हाँ जी। और इनको आप याद रखिएगा, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग को। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, नॉन से अननोन, सीन से अनसीन, कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर से जनरल, होल टू पार्ट, इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल, एनालिसिस से सिंथेसिस। उसके बाद माइक्रो टीचिंग में टीचर, सिखाने वाला टीचर पहले प्लान करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, फिर उसे पढ़ाता है, तो उसके आधार पर उसे जो फीडबैक मिलता है तो उसके बाद फिर से वो रीप्लान करता है किस तरह से पढ़ाना है, फिर उसे पढ़ाता है, फिर दोबारा से फीडबैक मिलता है। हाँ जी। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये इफेक्टिव होती है। ऑब्जर्व एंड सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस। हाँ ये सिंपल है कि बस टीचर जो भी है अपने टीचिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है कि टीचर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बस सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं, क्या चीज़ें काम कर रही है, क्या बदलने की ज़रूरत है, जो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, जिससे टीचिंग की गुणवत्ता को अच्छा किया जा सके। ब्लेंडेड लर्निंग में ब्लेंडेड मिक्स होती है। हाँ, ब्लेंडेड में मिक्स किया जाता है। है। ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह की शिक्षा देंगे वो लोग, जैसे अभी कोरोना मैडम इसका ज़्यादा उपयोग हुआ था, ब्लेंडेड लर्निंग का। बिल्कुल। और ये सिलेबस और करिकुलम का आप लोगों ने बताया भी था। और इंडक्टिव डिडक्टिव में क्या होता है? मैम डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, पहले जनरल बताएंगे फिर उसके बाद स्पेसिफिक के तरफ लेके जाएंगे, और निगमनात्मक इसका अपोजिट हो जाएगा।
हम्म। और बच्चों का मेन रोल किस में होगा, इंडक्टिव में या डिडक्टिव में? इंडक्टिव में। हाँ। चलिए बाकी उसमें देखते हैं, पिछली वाली स्लाइड में। कैग्ने की हायरार्की में पहले तो ये बताइए कौन कौन से टाइप्स हैं और उनमें क्या क्या होता है, फिर ये बताना। हम क्या इससे कौन पहले भी से? कुछ पढ़ा था। इससे नहीं, इससे आज पहले भी यही कुछ पढ़ा था। जी नहीं, एक से आज चार में बिहेवियर आएगा और चार से ऊपर कॉग्निटिव में आएगा। हाँ। और क्या क्या है, 1 से 8 तक पूरों के सबके नाम बताइए। सिंगल लर्निंग मैम, और सिमुलेशन, रिस्पॉन्स लर्निंग, चेंजिंग लर्निंग, पार्शियल लर्निंग और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। এইটাই है ना। अच्छा, सिग्नल लर्निंग में क्या होता है? किसी भी सिग्नल को देखकर पता चलता है, जो जैसे रोड में भी ग्रीन सिग्नल को देखने से पता चलता है चलना है, रेड सिग्नल को देखने से स्टॉप होना है। ओके। और नेक्स्ट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में? याद है किसी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला? मतलब टीचर ने कुछ पूछा तो उसका रिस्पॉन्स जब बच्चे देते हैं तो। हाँ। और एक और चीज सिग्नल लर्निंग में वो याद रखना है कि ये किससे किससे आया है सिग्नल लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी, पेवलोव, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, यहाँ से इन्होंने दिया था, यहीं से सिग्नल लर्निंग आया है। और जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है वो स्किनर की ओपरेंट थ्योरी, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यहाँ से इसको बोला भी जाता है और यहीं से ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, जिसके अंदर लर्निंग किस तरीके कैसे करी जाती है, या तो पनिशमेंट दी जाती है या फिर रिवॉर्ड, उससे उसके द्वारा ये चीज मोटिवेट करती है उनको लर्न करने पे, कोई चीज सीखने पे। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल लर्निंग हो गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। चेनिंग के अंदर क्या होता है? चेनिंग में बहुत सारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होते हैं, उनको वो लिंक करके एक चेन बना लेते हैं। जी मैम। जैसे जैसे एक वो उठने वाला, उठने के बाद अलार्म बंद करना, अलार्म बंद करने के बाद ब्रश करना, ब्रश करने के बाद शावर लेना, शावर लेने के बाद ब्रेकफास्ट करना। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे एक स्टिमुलस है और एक रिस्पॉन्स। जैसे उठे, उठने के बाद अलार्म है, अलार्म को क्या किया, बंद। ये अब ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। अब रिस्पॉन्स है वो अगले, जो अभी रिस्पॉन्स है यानी कि अलार्म को बंद करना, अब वो अगला जो रिस्पॉन्स होगा उसके लिए स्टिमुलस का काम करेगा। इसको अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ सिंपल समझ लो कि बहुत सारे जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होते हैं उनको कनेक्ट करके, आपस में लिंक होकर के फिर वो एक चेन बना लेते हैं। जैसे कि जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे इनको लिंक करके बच्चा
सीख रहा है। चेनिंग के बाद अगला वर्बल एसोसिएशन में क्या करते हैं? वर्बल मतलब मैम बोल करके, मौखिक हाँ। रूप से। मीनिंग के साथ वर्ड को कनेक्ट कर देना। डिस्क्रिमिनेशन में डिस्क्रिप्शन में उसका ड्रेस या डिस्क्राइब करना, मतलब उसका जो नाम के साथ जो के ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इस टाइप। हाँ, अंतर करना होता है डिस्क्रिमिनेशन में। दो चीजों के बीच में अंतर कर पाते हैं। जैसे अगर मान लो एक तो कोई योगासनों की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई तो बोले, एक तो एक बच्चा है जो उन सभी के अंदर डिफरेंशिएट कर पाए कि ये आसन है, ये है। ऐसे ये एक कार का एग्जांपल दिया हुआ है कि रोड पे बहुत सारी कार्स जा रही है, उनके बीच में बच्चा जब डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि ये कार अलग है, ये इस कंपनी की कार है, इस कार का नाम ये है, इस तरीके से। अब डिस्क्रिमिनेशन से भी ऊपर क्या आता है? अगला क्या होगा डिस्क्रिमिनेशन के बाद? कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट उसका लर्निंग जो, में क्या होता है? हाँ, हम्म, उसका जो डिस्क्रिप्शन करेंगे तो उसको पूरा क्लियर कर, कॉन्सेप्ट को मतलब क्लियर करेंगे। हाँ। कॉन्सेप्ट के बाद अगला? रूल लर्निंग, उसमें अप्लाई करना, जो क्लियर करेंगे तो उसको अप्लाई करना। और ये हाई लेवल का होती है ना। हम्म। और एट सबसे लास्ट कौन सा होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इतना ही था ये। अगर कोई भी परेशानी आए आप लोग पूछ सकते हैं। कंप्लीट होता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रेयर करा दीजिए कोई। सभी बैठ जाइए किसी भी आसन में, सुखासन, ध्यानात्मक आसन में, कमर गर्दन सीधे,